यार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th की स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हम लोगों को कुछ एमसीक्यू प्रश्न बता दीजिए। तो आज मैं काफ़ी एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और इस वीडियो में आज मैं टोटल आप लोगों को 50 प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं, जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और अगर आप लोग न्यू मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं या फिर पुराना मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देखना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत सारा वीडियो पहले से अपलोड है, आप लोग जा करके देखिए। फाइनल एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग नोट करते चलिए। और 50 प्रश्नों को जो मैं ले करके आया हूँ, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैं खोज करके आप लोगों के लिए इस प्रश्नों को जो संग्रह है उसको बनाया है। उसके बाद में इस वीडियो को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या फिर बनाते हैं। तो याद रखना है, रेटिना होगा या फिर दृष्टिपटल, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिए, एक एक चीज़ आप लोग बिल्कुल लिखते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यानी कि आप लोग जानते हैं ना कि तारे किस लिए टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तारे टिमटिमाने की जो प्रतीत होते हैं वो नजर आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जो होता है। तो याद रखना है आप लोगों को, दूर दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? तो दूर दृष्टि दोष होगा। आप लोग आंसर याद कर दिए और लिखते चलिएगा। यहाँ पर देखिए, जो 4 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र में किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि नेत्र में, आँख में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है, उल्टा तथा और छोटा बनता है, ठीक है। आप लोग आंसर याद करते चलिए। और 5 नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर आज आप लोग मजदूर की तरह मेहनत नहीं करेंगे तो एक दिन राजा आप लोग नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग आज मेहनत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। मुश्किल से आप लोगों का एग्ज़ाम जो मतलब डेट है, ठीक है। आप लोगों का बस 1 महीना ही आप लोगों के पास में डेट बचा हुआ है, ओनली 1 महीना। और 1 महीना में आप लोग आसानी से याद करके हर एक चीज़ को आप लोग रख लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए जो 5 नंबर का प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में क्या होता है, ठीक है। तो उस नेत्र में क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। और यहाँ पर देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी भी प्रिज्म में होकर के गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है। तो वह बैंगनी रंग होता है। कौन रंग होगा? तो बैंगनी रंग होगा, ठीक है। आगे देखिए जो यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या फिर निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को आखिर क्या कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, उसे समंजन क्षमता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो समंजन क्षमता कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 8 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि जरा जरा दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो उसे बाइफोकल लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है। और 9 नंबर का प्रश्न आप लोग नोट करिए कि 9 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? आंसर आप लोग याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर नज़दीक होगा और अनंत तक होगा, ठीक है। यहाँ जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और 10 नंबर का प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को, यानी कि देखिए कोई भी दूरी पर भी अगर वस्तु के प्रतिबिंब को
फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होता है। तो आखिर किसके कारण से ऐसा होता है? तो याद रखना है सिलियरी पेशियों द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है, और अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग आसानी से सीख जाएंगे, और एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग फोड़ देंगे, आप लोग बिल्कुल खतरनाक तरीके से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि किस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो याद रखना है निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखिए जो 13 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से आखिर क्या उत्पन्न होता है? तो याद रखना है जरा दूरदृष्टि उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो उसे काला नजर आता है। कैसा नजर आता है? तो उसे काला नजर आता है। आगे देखिए श्वेत रंग में कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो श्वेत रंग होता है ना वो कितने रंगों से मिल करके बना होता है? तो याद रखना है 7 रंग से मिल करके बना होता है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? यानी कि देख लीजिए जो सूर्य का प्रकाश होता है तो उसमें सबसे अधिक रंग अगर आप लोगों को पूछे कि सबसे अधिक रंग कौन वाला नज़र आता है तो याद रखना है लाल रंग सबसे ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, और 17 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है? तो याद रखना है प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होगा उसके कारण से तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, आगे देखिए जो 18 नंबर का प्रश्न है और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आगे देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न है कि किसी भी कोलाइडी विलियन में अगर निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसमें टिंडल प्रभाव होगा। क्या होगा? तो टिंडल प्रभाव होगा। आप लोग हर एक चीज़ को जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और जल्दी से याद नहीं होगा। आप लोग लिखते चलिए, याद हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु क्या होता है? अगर सामान्य मानव नेत्र में दूर बिंदु का बात किया जाए तो क्या होता है? तो याद रखना है आप लोगों को अनंत पर होगा। क्या होगा? तो अनंत पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए जो 21 नंबर का प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? याद रखना है जो निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं तो उसके चश्मे में क्या होता है? तो अवतल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, अवतल लेंस। आगे देख लीजिए जो 22 नंबर का प्रश्न है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस को क्या कहा जाता है? मतलब मानव यानी कि आदमी के आँख में जो लेंस होता है तो आखिर वह कैसा लेंस रहता है? तो याद रखना है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो आंसर याद रखना है मोतियाबिंब में ऐसा होता है। मोतियाबिंब, बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंब की बीमारी होता है जिसे हम लोग अपने अपने भाषा में अलग अलग नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो 24 नंबर का प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम, याद रखना है आप लोगों को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। यानी कि उसमें बहुत सारे रंग आप लोगों को नज़र आएगा। अगर आप लोगों को सीडी का कैसेट दे दिया जाए, ठीक है, किसका कैसेट? तो सीडी का कैसेट अगर आप लोगों को मिल जाता है तो उसमें आप लोग बाहर निकाल के उसमें देखिएगा काफ़ी सारे रंग आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, आगे देखिए जो 25 नंबर का प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन झुकाव कम हो जाता है? ठीक है, तो झुकाव कम हो जाता है तो लाल रंग का होगा। ठीक है, आगे देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है तो आखिर कौन सा लेंस होगा? तो उत्तल लेंस होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो फिर जो आप लोगों का चैप्टर है ना मानव नेत्र रंग बिरंगा, इस तरह का जो साइंस में आप लोगों का चैप्टर है उससे जितने सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर आसानी से दे देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न पे फोकस करिए। प्रश्न क्या है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो याद रखना है वर्ण विक्षेपण की जो घटना है वो घटती है। आगे देखिए जो 28 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग जो है वो उसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होता है। ठीक है। आगे देखिए जो 29 नंबर का प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला नजर आता है। आगे देखिए जो 30 नंबर का प्रश्न है कि आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह ही तो व्यवहार करता है आंख। ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न भी आप लोग नोट करिए कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण अगर प्रिज्म की बात किया जाए तो कितने सतहों से वो घिरा होता है? तो 5 सतहों से। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग नोट करिए कि यदि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है? तो याद रखना है दूर दृष्टि दोष के कारण वो काफ़ी पीड़ित है। ठीक है। आगे देखिए जो 33 नंबर का प्रश्न है कि किसी भी माध्यम में अगर छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है तो याद रखना है उसे कहा जाता है कोलाइड। क्या कहा जाता है? उसे कोलाइड कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जो 34 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट करिए, लिखते चलिए। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि विद्युत विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही जो हैं वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है। आगे देख लीजिए जो 36 नंबर का प्रश्न है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ठीक है। सिग्नलों मतलब सिग्नल आप लोग नाम सुने हैं ना, तो सिग्नल की व्याख्या आखिर कहाँ होता है? तो याद रखना है मस्तिष्क में होगा, मतलब दिमाग में होगा। ठीक है। आगे देख लीजिए जो 37 नंबर का प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है उत्तल लेंस होता है हमारे आँख में, यानी कि आदमी की आँख में, मनुष्य की आँख में कैसा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए जो 38 नंबर का प्रश्न है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग परितारिका कहेंगे। क्या कहेंगे? तो परितारिका कहेंगे। ठीक है। आगे देख लीजिए जो 39 नंबर का प्रश्न है कि आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? जो आँख की पुतली है वो अपना किस तरह का काम करती है? तो याद रखना है आप लोगों को परिवर्ती द्वारक की भांति काम करता है। ठीक है। ताकि वे कोई भी चीज़ को बिना मतलब आँख में आने नहीं देता है। ठीक है। आगे देखिए जो 40 नंबर का प्रश्न है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे हम लोग परितारिका कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तो परितारिका कहा जाता है। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? ठीक है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना जिसके कारण से ऐसा होता है। ठीक है। आगे देखिए 42 नंबर का जो प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो कौन वाला होगा आप लोग सोचिए और इसका आंसर याद रखिएगा। उसे हम लोग पारितारिका कहेंगे। ठीक है। आगे देख लीजिए जो 44 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो याद रखना है कॉर्नियों के बाहर पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है। आगे देखिए मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर परितारिका ही होगा। आगे देखिए जो 46 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो क्या देख पाते हैं? तो निकट की वस्तु जो है वो देख पाते हैं। ठीक है। और याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हर एक चीज़ को छोड़िए मत। ठीक है, याद करके रख लीजिए। और यहाँ पर देखिए 47 नंबर का जो प्रश्न है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रह जाता है? ठीक है।
तो याद रखना है 1/10 सेकेंड तक रहेगा, मतलब 1 से 10 सेकेंड तक वो रहता है। ठीक है, आगे देख लीजिए 48 नंबर का जो प्रश्न है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखना है चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 49 नंबर का जो प्रश्न है कि कॉर्निया के पीछे क्या होता है, जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा परितारिका होगा। क्या होगा, तो परितारिका होगा। और जो इस वीडियो का बिल्कुल अंतिम प्रश्न है आप लोग याद रखिए 50 नंबर का कि आयु में, याद रखना है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता अगर घट जाती है तो यह किस दोष के कारण ऐसा होता है, या फिर आखिर कौन दोष कहलाता है। ठीक है, तो उस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और फाइनल एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट भी था, तो आप लोग हद से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं उसके अनुसार काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे, आप लोगों के लिए देंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास पे ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।